नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब, हेल जीसस। ठीक है, तो आज जो है हम रिवीजन के दौर में घुस चुके हैं। ठीक है, दोबारा रिवीजन के दौर में हम लोग शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे, द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, और ये फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। दोबारा से इसको उठाया है हमने। ठीक है, फिलहाल हम लोग कर ही लेते हैं इसके, क्योंकि मैंने सोचा था पीछे से कराऊंगा, बट पीछे की ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रखी है, तो मैं सोचा यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके जी, तो चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा है। शुरू के आप 4 चैप्टर्स देखते हो। पहले 3rd चैप्टर इन्होंने बोला था इस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कट गया है, बट स्कूलों में अब करा रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, कुछ नहीं समझ आता, बट हम लोग कर ही लेंगे दोबारा। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एक तरीके से कनेक्टिंग चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर आपको कोल्ड वॉर एरा के बारे में बताता है, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, इसमें आपको ये बताते हैं 2 सुपर पावर्स हमारे सामने आती हैं। 2 सुपर पावर्स हमारे सामने आती है, यूएसएसआर एंड यूएसए, और नाम की भी एक डेवलपमेंट के बारे में बताया है। सेकंड चैप्टर में पहुंचते हैं तो बोलते हैं यूएसएसआर हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका। ठीक है, और उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, और सुपर पावर नहीं रहता सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग। थर्ड चैप्टर में बोलते हैं एक सोल सुपर पावर रह जाती है, यूनिपोलर हो जाती है हमारा वर्ल्ड, तो वो यूएसए के बारे में बताते हैं। फोर्थ में जब आप जाते हो, हाँ, फोर्थ में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में बताया जाता है आपको। ठीक है, इसमें आपको ये बताया जाता है यूरोप, आपको आसियान, आपको चाइना के बारे में बताया जाता है, ये ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर हमारे बने थे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड फिफ्थ में फिर बोलते हैं, क्योंकि ना इंडिया और रशिया एक विजन शेयर करते थे कि मल्टीपोलर सिस्टम होना चाहिए, तो फिफ्थ चैप्टर में देखते हो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया हमारा आ जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह भी हैं, अफगानिस्तान भी है, ये सब कवर होते हैं, बट एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ चीज़ों की दी हुई है, तो ये भी हमारे सामने आते हैं। सार्क, साफ्टा के बारे में, ब्रिक्स के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। अभी हमने नया वाला अपडेटेड मटेरियल नहीं पढ़ा है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा ना इसमें फास्ट रहूँगा, थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि मैं पढ़ा सारा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट रहूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वीडियो पैरेलली रिकॉर्ड आपकी हो रही है, तो आप टेंशन ना लेना कि वीडियो एक मिनट, हाँ एक मिनट, ओके। तो सबसे पहले आप ये पेज देखेंगे, इस फ्रंट पेज है, इसको इस पे पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर मार्क कर लीजिए। दोनों ये 5 मार्कर की पिक्चर है। इसमें आप देखते हैं यूएसए और यूएसएसआर के बारे में बताया हुआ है। यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतती है, मतलब यूएस एंड यूएसएसआर, तो ऊपर यूएसए अपना फ्लैग रेज कर रही है और नीचे यूएसएसआर। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप मार्क कर लीजिए। बोर्ड में आया हुआ है, एक आध बार ये आया है, बट है इंपॉर्टेंट, स्कूल में भी आपसे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर की शुरुआत जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से होती है, एक ऐसा इवेंट जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नाम दिया गया। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पे यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अच्छे से एक्सप्लेंड है वहाँ पे, वो भी आप फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 मार्कर का क्वेश्चन है, 4 मार्कर का क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स का भी क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस पर आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को शुरू करने से पहले आप इसके ऊपर लिख लीजिए, ये अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर भी है, अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर अभी आगे पढ़ने को मिलेगा हमें, वो क्या होता है। वो सारे अरीनाज थे जहाँ पे वॉर एक्चुअली में होने के चांसेस थे या एक्चुअली हो गए थे, उसको अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे इन्होंने उसको भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। ओके, तो कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। कहते हैं अप्रैल 1961 में लीडर्स जो यूएसएसआर के थे वो वरी हो रखे थे कि यूएसए जो है उनको कहीं ना कहीं इन्वेड कर लेगा, क्योंकि बेसिकली क्या था कि जो क्यूबा था, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसलिए नाम दिया है कि क्यूबा जो है कम्युनिस्ट रूल था और यूएसएसआर का एलाई यानी दोस्त था, वो ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें इन्वेड करके फिडेल कैस्ट्रो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको जो है हटा दिया जाएगा और कैप्चर कर लिया जाएगा। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के बिल्कुल पास पड़ता है क्यूबा। क्यूबा जो सोवियत यूनियन का एलाय था, डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियल एड जो है क्यूबा को रशिया से यानी यूएसएसआर से आता था पुराने टाइम पे। निकिता क्रुश्चेव इनके लीडर थे, ये सब आपको याद करना है। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जो है क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड 1962 में इन्होंने जो है न्यूक्लियर मिसाइल जो है क्यूबा में जाके प्लेस कर दिए, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में।
ये जैसे ही इंस्टॉल होता है, इसके दौरान ही क्या देखते हैं आप लोग, यूएसए पहली बार क्लोज फायर रेंज के अंदर आ जाता है कि अगर अटैक होता है तो एक बार डायरेक्टली यूएसए ख़त्म हो सकता है, और वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, ठीक है। एंड इट नियरली डबल द नंबर ऑफ बेसिस और सिटीज़ इन द अमेरिकन मेनलैंड विच कुड बी थ्रेटन बाय द यूएसएसआर। तो इससे थोड़ा सा टेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, और बेसिस और सिटीज़ वगैरह यहाँ पे बढ़ गई थी। 3 हफ्ते बाद ये बात जो है अमेरिका को पता चलती है। 3 हफ्ते बाद जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइल पेश कर दी, अमेरिका को इसके बारे में पता चलता है। इस टाइम पे अमेरिका के लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, और इनके एडवाइज़र्स से इनके बैठ के इन्होंने बात करी, इनसे बात करी, इन्होंने बोला हमें किसी तरीके की वॉर नहीं चाहिए, बट हम ये चाहते हैं कि हम जो है किसी न किसी तरीके से जो है यहाँ से मिसाइल्स ये रिमूव करा दें, ठीक है, एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करें। कैनेडी ने क्या किया जो है, ऑर्डर करी अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ इज सीरियसनेस। तो इसने जो ये सारा सामान जो है शिप के थ्रू आता था और सी रूट के थ्रू आता था, तो इसको जो है इंटरसेप्शन का काम शुरू कर दिया कि भैया हमें पता है कि आप इस तरीके का काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हम लोग रखना चाहते हैं। एक क्लैश हो सकता था यहाँ पे, जिसको नाम दिया गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बट एक्चुअली में कोई क्लैश नहीं हुआ। प्रोस्पेक्ट ये क्लैश का जैसे हम देख रहे थे, लोग इसको जो है व्यू कर रहे थे, तो लोगों को ये डर लगा कि इवेंचुअली अगर किसी तरीके से अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा वॉर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेटेस्ट में ही ख़त्म हुई थी, तो हालांकि दोनों ने वॉर में नहीं गए, सोवियत शिप्स ने बैक डाउन कर लिया, स्लो डाउन कर लिया एंड वापस चले गए, एंड लेटर और वहाँ से मिसाइल बेस था हट भी गया। इस पूरे इंसिडेंट को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम दिया गया था, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है इसको, तो ये क्या कहते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर भी बोला जाता है। कोल्ड वॉर की डेफिनेशन है, ये कोल्ड वॉर क्या है, इट इज़ रेफर टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशंस एंड सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड सोवियत यूनियन एंड बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंस। क्योंकि ऑलरेडी जो है इस टाइम तक आप देखते थे नाटो और वॉर्सो जो 2 अलायंसेस थे यूएसए एंड यूएसएसआर के, वो बन चुके थे। फॉर्चुनेटली ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुए, और दैट इज़ अ फुल स्केल बिटवीन टू वॉर। देयर वर वॉर्स इन वेरियस रीजन्स विद 2 पावर्स एंड देयर अलाइज इन्वॉल्व्ड इन वॉरफेयर एंड इन सपोर्टिंग रीजनल अलाइज। बट ये फ़ायदा हुआ कि ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का इवेंट इससे कन्वर्ट होके हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, या कोई जो है किसी तरीके के लड़ाई झगड़े तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपका 4 और 6 मार्कर है, 2 मार्कर में भी आ जाता है। वट इज़ कोल्ड वॉर, 2 मार्कर 1 मार्कर आ जाता है। नीचे आपको दिया हुआ है, कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरी और मिलिट्री अलायंसेज एंड द एंड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, तो ये पीछे जब हमने किया था तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो कोल्ड वॉर जो है लड़ाई झगड़ा एक अलग जगह था, ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी। तो ये लोग ये शो करना चाहते थे, यूएसए बोलता था कि हमारी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, यूएसएसआर बोलता था कि हमारी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला था कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ ये चाहती थी हमारे जो है अलायंसेस के थ्रू हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ को चला सकते हैं, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजीज़ के थ्रू। ये 2 आइडियोलॉजीज़ यहाँ पे क्या थी, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनको अच्छे से याद होएगा, मैंने टेस्ट लिया था इसका। तो वेस्टर्न अलायंस नाटो अमेरिका हेड करती थी, ठीक है, अमेरिका का अलायंस था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी जो आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। एंड यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, लेटर ऑन बना था यूएसएसआर का अलायंस, वॉर्सो पैक्ट था, और इसका जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई थी। तो ये 1 और 2 मार्कर आता है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो यहाँ से 2-3 तरीके के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके। एक सेकेंड, हाँ, ओके। तो ये आपका था पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। डेट, ईयर, लीडर्स के नाम और क्या क्या हुआ है इसमें आपको सब याद करना है, तो प्लीज़ कोई मिस मत कर देना, क्योंकि पॉल साइंस है भाई साहब, कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। अब बात आती है व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। हालांकि ये टॉपिक पहले डिस्कस करना चाहिए था, बट इन्होंने बाद में बताया हुआ है। तो कोल्ड वॉर एक्चुअली में क्या है, डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, यहाँ पे एक्चुअली में इन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही हमारी ख़त्म होती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कहते हैं 1945 में अलाइड फोर्सेस, मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, अलाइड फोर्सेस थी यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन्होंने एक्सिस पावर, 1 और 2 मार्कर है, एक्सिस पावर को हरा दिया, जर्मनी, इटली, जापान,
ठीक है। इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी एंड हो जाती है। 1939 से लेकर 1945 तक चली। 45 से लेकर 1991 तक हमारा कोल्ड वॉर का एरा चला था, शीत युद्ध का दौर, ठीक है जी। तो ये पूरा हमारा चल रहा था। और वॉर में इन्होंने बोला काफ़ी मेजर पावर्स इन्वॉल्व हो की थी। यूरोप था, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। वॉर ने जो है ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी को बहुत बुरे तरीके से तहस नहस कर दिया था। एंड ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे जो है परखच्चे ऑलरेडी उड़ चुके थे हमारे वर्ल्ड के। 1914 से 1918 तक ये चला था। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ी थी, ठीक है, ये देखने को मिला। सो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, यहाँ से कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन, इस नीचे वाला पैराग्राफ आप देखोगे तो यहाँ से 4 मार्कर का क्वेश्चन कवर होता है। ऑलरेडी इसके नोट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म होती है। तो कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर की शुरुआत थी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म होता है? जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए थे जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इन अगस्त 1945 कॉजिंग जापान टू सरेंडर। ये इस बार 2020 के पेपर में 1 मार्कर आया हुआ था। जब कौन सी सिटीज़ पर अटैक हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी। बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि एटॉमिक बॉम्बिंग पहली बार यूज़ किया गया था और इसका रिपरकशन आज भी जापान में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 तरीके के क्रिटिक्स थे। तो क्रिटिक्स ने बोला यूएस का जो डिसीजन था बॉम्ब्स गिराने का, दे हैव आर्ग्यूड दैट यूएसए न्यू, जब यूएसए को ये बात पता थी कि जापान सरेंडर करने वाला है तो बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि यूएस जो है इट वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फॉर मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर। तो ये चाहता था कि सोवियत यूनियन एक्चुअली गेन कर रही थी, उसको रोकने के लिए इन्होंने जो है बॉम्बिंग कर दी कि भैया हम दिखाना चाह रहे हैं हम सुपीरियर है, हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे दे मारेंगे तुम्हारे सर पर, तुम्हारा माथा फोड़ देंगे भैया, समझ रहे हैं। तो ऐसे करने के लिए उन्होंने यूएसए के सपोर्टर्स ने क्या बोला कि एटॉमिक बॉम्ब गिराना ज़रूरी था, बिकॉज हमें जो है वॉर क्विकली ख़त्म करनी थी, क्योंकि अमेरिका और जापानीज़ लाइव्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से। तो यूएसए ने इसको बोल दिया कि सही था भैया, हमारे तरफ जस्टिफाई कर दिया। कहते हैं जो मर्जी हो, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? 2 न्यू पावर्स हमारे सामने आती है। जर्मनी, इटली, जापान तो हार जाती है, यूरोप भी डिवास्टेड हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन जो है ग्रेटेस्ट पावर बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ। और इतनी पावर उनमें आ जाती है, किसी भी तरीके के इवेंट को ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अर्थ पे। आज भी ये कैपेसिटी रखते हैं ये वाली। तो कहते हैं while the Cold War was an outcome of the emergence of two superpowers of the USA and USSR which are rival to each other, it was also rooted in the understanding that destruction caused by use of atom bombs is too costly for any country to bear. ठीक है, अब ये जैसे कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुई, तो ऊपर इन्होंने बता दिया टू इन्फ्लुएंस एनीवेयर इवेंट वाली बात जो है यहाँ पे इन्होंने बता दी। और कहते हैं कोल्ड वॉर से हमें ये पता चलता है 2 सुपर पावर हमारे सामने आती हैं जो कि एक्चुअली में दोनों की राइवल हैं। इनको ये बात यहाँ पे समझ आ जाती है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ किया जाएगा इन फ्यूचर, इससे डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो सकता है कि कोई भी कंट्री इसके कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएगी। लोगों का नुकसान, जान माल का नुकसान, प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो है फिनोमेना सामने आता है, कहते हैं when 2 rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other। कहते हैं मौत को भी, जैसे एक बार कहते हैं मौत भी घबरा जाए और इतने तरीके से आतंक मचा सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फुल फ्लेजेड वॉर, इसलिए कहते हैं डर बैठ गया है कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, तो फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होती। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशन, अगर कोई प्रोवोक भी करता है इन लोगों को, नीदर साइड, दोनों साइड ये नहीं चाहेंगे कि हम रिस्क में जाए, क्योंकि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल गेन ये जस्टिफाई नहीं कर सकता किसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है, कौन जीता है, कौन हारा है, ठीक है। तो कहते हैं इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, अगर होती है न्यूक्लियर वॉर, दोनों साइड्स इस तरीके से बुरी तरीके से हार्म हो जाएंगी कि किसी को भी डिक्लेयर करना कि आप जीते हो या आप हारे हो, ठीक है, वो नहीं बता सकते। अगर एक कंट्री किसी तरीके से दूसरे के न्यूक्लियर वेपन को डिसेबल भी कर देती है, तो भी एक कंट्री के पास इतने न्यूक्लियर वेपन होंगे कि वो जो है अनएक्सेप्टेबल लेवल पे जो है डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे एक लॉजिक को फॉलो किया गया, दैट लॉजिक वाज नोन एज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। व्हेन 2 rival superpowers are in possession of nuclear weapons,
देन दे डिड नॉट डू नॉट गो टू वॉर, ठीक है। सेकेंड वे आप किसी भी तरीके की वॉर नहीं होती, और किसी भी जो है आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते उन क्लेम्स को आप विदाउट। एंड ये इन्होंने बोला हुआ है, दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटिलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a Cold War only, not a hot or shooting war. The deterrence relationship prevents war, but not the rivalry between powers. ठीक है, तो यहाँ से ये 2 मार्कर का क्वेश्चन एक और आ जाता है कि कोल्ड वॉर कोल्ड ही क्यों रहा, हॉट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। जब उनको पता था कि हम ये लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, दो न्यूक्लियर पावर्स हैं इन द पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। हाँ जी गौरांगी, गौरांगी आप एडेड ही हो? ओके, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो शो हो रहा है। हाँ, हो सकता है। एक सेकेंड। हाँ, पलक जी कहाँ चले गए थे? तो मैम को कॉल आ गया था पेंटिंग वाली टीचर का, इसीलिए। ओके ओके, हाँ जी। तो दोनों सुपर पावर्स न्यूक्लियर वेपन की पोजीशन में थे, लॉजिक ऑफ डेटरेंस इन्होंने फॉलो किया और एक्चुअली में वॉर में नहीं गए, तो कोल्ड वॉर ही रह गया, हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। अब ये तो 2 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है। फिर अलग से नीचे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 मेन मिलिट्री फीचर्स बताइए कोल्ड वॉर के, तो ये भी क्वेश्चन आपसे कवर कर लेते हैं कि मेन मिलिट्री फीचर्स कोल्ड वॉर के क्या हैं, वो भी ज़रा हमें बता दें तो मज़ा आ जाएगा। तो 2 मेन मिलिट्री फीचर्स यहाँ पे बताया कि बोथ ऑफ द सुपर पावर एक्टेड एज रिस्पॉन्सिबल एंड रैशनल एक्टर्स। रिस्पॉन्सिबल एंड रैशनल एक्टर, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिए। 2 सुपर पावर्स और कंट्रीज राइवल ब्लॉक्स थी, लेड बाय सुपर पावर्स वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। They were to be rational and responsible in the sense that they understood risk in fighting wars that might involve the 2 superpowers. ठीक है, तो उनको पता था कि रैशनैलिटी कहाँ पे काम कर रही है, कि अगर लड़ते हैं और किसी तरीके के इशू के सामने ये लोग आ जाते हैं तो उनको पता था कि गड़बड़ हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, तो ये लोग वॉर में नहीं गए, ये हो गई रैशनैलिटी। When 2 superpowers and the blocks led them are in deterrence relationship, जब ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस फॉलो कर रहे हैं कि हमें पता है कि डिस्ट्रक्शन ऐसी हो जाएगी अनएक्सेप्टेबल लेवल पे और उसका कोई जो है क्लेम भी नहीं कर पाएगा, कहते हैं फाइटिंग वॉर्स विल बी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मेंट बाय बीइंग रिस्ट्रेंट एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। इन दिस सेंस कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? बाय एनी मीन्स यू हैव टू अवॉइड वॉर, बाय एनी मीन्स यू हैव टू अवॉइड वॉर। इस सेंस में इन्होंने बोला कि कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। ये आपका 2 मार्कर और 4 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल? जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ द सुपर पावर एक्टेड रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबली, इसलिए जो है ये दोनों यहाँ पे जो है कोल्ड वॉर से ह्यूमन सर्वाइवल हमारा एज इट इज़ रह गया। ठंड लग रही है? ओके, समझ आया इतना? ओके, यहाँ तक समझ आया? किसी के कोई डाउट है? जो नए बच्चे हैं, कीर्ति, चैतन्य, वर्नीत ने तो पढ़ लिया था मेरे साथ, पलक। सर मेरा इस वाले में एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। लाइक ये जो आपने जस्ट अभी लाइन मैनेज टू सेव द ह्यूमंस, मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल, यहाँ पे सर अब जैसे लाइक चैप्टर आगे प्रोसीड होता है तो वहाँ पे ये लिखा है लाइक एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर के अंदर कि कुछ जगह थी जैसे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हुआ था यूएसए और यूएसएसआर का, सपोजिंगली कोरिया एंड वियतनाम। यहाँ पे फिर लाइक वो एक्चुअली हॉट वॉर में कन्वर्ट हो चुका। तो अगर इवन आफ्टर हैविंग दिस लॉजिक ऑफ डेटरेंस या फिर लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट तब भी अगर वो हुआ था, तो फिर कोल्ड वॉर किस सेंस में ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं? नाइस नाइस नाइस, डीप क्वेश्चन। एक मिनट चैतन्य, देखो अगर ना बुक की हिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन एप्ट नहीं है, क्योंकि एनी हाउ ये किसी तरीके से कवर नहीं है। बट अगर इसका हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके इसके बारे में हम लोग बात करते हैं
क्योंकि जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप एक तरफ बोल रहे हो कि सारे लोग लॉजिक ऑफ डेटरेंस फॉलो कर रहे हैं और रिस्ट्रेंट फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि जो है अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने बोला जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, बर्लिन क्राइसिस है, कॉन्गो क्राइसिस है, वियतनाम है, यहाँ पे एक्चुअली में लड़ाई हुई है और अलावा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी तो है। तो हम बस इन्होंने कहने का मतलब है कि अरीनाज इसलिए इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं कि कई जगह लड़ाई बच गई, कई जगह होने वाली थी तो रोक लिया गया, और कई जगह एक्चुअली में लोग लड़ लिए। जस्ट बिकॉज वही था कि इसमें जैसे अभी बीच में आएगा कि लोगों की मिसकैलकुलेशन थी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ख़राब थी, लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक बहुत ज़्यादा था, इस चक्कर में वो लोग लड़े होंगे, क्योंकि पीछे की कहानी इन्होंने नहीं बता रखी। अब जैसे एक छोटी सी कहानी है, मैं बताता हूँ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक्चुअली में इवेंट होता नहीं इवेंट क्यों, ये ना हमें सिर्फ एक कहानी बताई। इसकी डॉक्यूमेंट्री है BBC की, आप देखना। मैं वो पहले डॉक्यूमेंट्री बहुत दिखाता था बच्चों को, मैंने दिखाना बंद कर दिया। उसमें क्या होगा, क्योंकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते थे। क्या होता था, ऑलरेडी वियतनाम में न्यूक्लियर मिसाइल जो है बेस, न्यूक्लियर मिसाइल जो है ऑलरेडी प्लेस कर दिए थे USA ने, उसको रिस्पॉन्ड किया था क्यूबा में USSR ने। तो वो इवेंट यहाँ पे बताया ही नहीं हुआ है। आप BBC की डॉक्यूमेंट्री देखना तो आपको पता चलेगा। तो दिस इज़, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज़ हाफ हिस्ट्री। तो एक्चुअली हमारे हिसाब से दिस इज़ फुल हिस्ट्री ओनली। हमें इसी के अंदर घूमना है, इसी के अंदर गोते मारने हैं, इसी के अंदर तैरना है और यही ऑब्जॉर्व करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता चैतन्य, तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। आई होप इट गिव्स यू क्लैरिटी। यस सर। ओके, थैंक यू यार। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन सारे बता दिए, ये सारे नोट्स में कवर्ड है। कई जगह तो क्वेश्चंस भी हैं, कई आंसर्स भी हैं। हालांकि इस बुक का फर्स्ट चैप्टर के पूरे आंसर्स भी बने हुए हैं। ओके, अब बात आती है द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, और इसके नीचे मैप भी दिए हुए हैं। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो ये मैप 5 मार्कर है। आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी पुराने टाइम पे, वैसे भी पूछ लेते हैं नेटो मेंबर, व्हाट्सएप मेंबर कौन है, कभी कभी आ जाता है। पुराने टाइम पे तो मैप भी आता था ये वाला। तो 2 पावर ब्लॉक्स, तो आप इसमें अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लीजिए 2 पावर ब्लॉक्स, 2 अलायंसेस, 2 सुपर पावर, ठीक है, 2 अलायंस सिस्टम में डिवाइड कर दिया। ये सब एक ही बात है। 2 ब्लॉक्स बोला जाए, 2 अलायंस सिस्टम बोला जाए, 2 सुपर पावर्स के हिसाब से बोला जाए, तो ये सब चीज़ें एक ही बात है। तो ये आप सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हो। तो कहते हैं 2 सुपर पावर्स अपना स्फेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी अलग अलग जगह। कहता है इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन 2 अलायंस सिस्टम, स्टेट वाज सपोज टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट इज। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर जैसे ना मेरी स्क्रीन पे जो लोग आ रहे हैं, मेरे साथ मेरे को दिख रही है दीपिका, चैतन्य, वर्णित, और इधर वाली स्क्रीन पे दिख रहे हैं डिवाइडेड है कीर्ति, वान्या, गुनगुन एंड पलक। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैं और पलक के अलायंस है, तो मेरा एक अलायंस है और पलक का एक अलायंस है, तो मैं चाहूँगा दीपिका, चैतन्य, वर्णी तो मेरे साथ रहे, गुनगुन, वान्या, कीर्ति तो पलक के साथ रहे। ऐसा ही हुआ। तो लोगों की लॉयल्टी थी कि इन्होंने हमें प्रोटेक्शन दे रखी है, इन्होंने कुछ कर रखा है, तो हम इनके साथ ही रहे। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली। एंड ये चल भी रहा था क्योंकि वर्ल्ड को डिवाइड किया गया था। अब यहाँ से इन्होंने क्या बोला, द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेज यूज द लिंक टू सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। स्मॉलर स्टेट्स ने सुपर पावर को ज्वाइन किया। तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड स्मॉलर स्टेट यूज सुपर पावर्स, या सुपर पावर के साथ क्यों लिंक हो गए। पहली बार उनको प्रोटेक्शन मिली, वेपन्स मिले, इकोनॉमिक एड मिला, एंड मोस्टली जो इनके राइवल्स होते थे उनसे प्रोटेक्शन मिल जाती थी, तो अपना आराम से काम हो जाता। कहते हैं द अलायंस सिस्टम लेड बाय द 2 सुपर पावर्स बिफोर देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स। ठीक है, तो अलायंस सिस्टम ने ये डरा दिया, ये धमका दिया कि भैया हम पूरे देश को जो है डिवाइड कर देंगे, 2 कैंप्स में डिवाइड कर देंगे, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस जो इन्होंने बोला था कि हमारा नेटो के साथ रहेगा, यूएसए के साथ, एंड जो है वॉर्सो जो है वो USSR के साथ रहेगा। ठीक है जी, ये चीज़ उन्होंने बताई। तो ये उन्होंने बोला, एंड दिस डिवीजन फर्स्ट हैपेंड इन यूरोप, मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद US एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। इस तरीके से इसको बोला गया था। ठीक है जी, ओके। आगे फिर इसका फॉर्मेशन के बारे में बताया। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि नाटो बना 1949 में, उसके बाद 55 में जो है वॉर्सो पैक्ट बना। ठीक है, एक मिनट, दिशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे नहीं पढ़ा है। छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ाया हुआ है ये पार्ट जो तुमने क्वेश्चन पुट अप किया है, यहाँ पे नहीं है।
होगा, क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं आई एम द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो यहाँ पे चल रही है। आजू बाजू का थोड़ा बहुत पता रखता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं था उस टाइम पे, बट यहाँ पे हमारे सामने नहीं है, नहीं रिलेटेड नहीं है दिशा। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट इन्होंने जैसे आप एक मैप भी देख रहे हो इसके ऊपर, तो ये मैप आप मार्क कर लेना। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में आपसे पूछा चला जाता है यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके कंट्रीज़ के नाम मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। आप देखने से भी आपको पता चलता है। तो यूएसए, कनाडा वगैरह आप देख रहे हो, ये सारा फर्स्ट वर्ल्ड है। अफ्रीका, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका एक्चुअली, और बेसिकली आपका देख रहे हो ग्रीनिश पोर्शन जो है वो सारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, एंड रेडिश पोर्शन जो है सारा कुछ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, एंड आप देख रहे हो चाइना वाइना, ये सारा कम्युनिस्ट रूल्ड है, एंड सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप तक जो है ये सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहलाया जाता है, ठीक है जी। ये था। तो वेस्टर्न अलायंस का क्वेश्चन आता है, 1 और 2 मार्कर है। वेस्टर्न अलायंस फॉर्मलाइज हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, नाटो इसका नाम था, जो कि अप्रैल 1949 में इस्टेब्लिश हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 12 स्टेट्स का एसोसिएशन था जिन्होंने बोला किसी भी तरीके का आर्म्ड अटैक होता है या यूरोप पे होता है, क्योंकि जैसे कुछ कंट्रीज ऑफ यूरोप इनके साथ साइडेड थे, अगर आप पीछे वाला मैप देखेंगे तो ये लोग मानते हैं हमारे ऊपर सब पे अटैक होएगा, हम उसको रिटेलिएट करेंगे, ठीक है, हम उसको रिटेलिएट करेंगे। और जो ईस्टर्न अलायंस बना, वार्सो पैक्ट, इट वाज लेड बाय सोवियत यूनियन, 1955 में बना था। इसका प्रिंसिपल फंक्शन था क्या, हमें काउंटर करना है नाटो के फोर्सेस को, मतलब जो काम नाटो कर रही है हमें उसका उल्टा करना है, मतलब अपनी प्रोटेक्शन की भी बात यहाँ पे वो कह रहे हैं, लिखा तो नहीं है बट कह रहे हैं। तो कहते हैं इसके बाद ये तो 1 और 2 मार्कर है, और कभी कभी दोनों भी लिखने को आ जाता है कि नाटो एंड वार्सो के बारे में बताया, कब फॉर्म हुआ, कौन से ईयर में, क्या ऑब्जेक्टिव था। अब इसने बोला कि इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वर डिटरमाइंड बाय द सुपर रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट। ये 4 और 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है। ऑल्दो साथ के साथ दो ये वाला जो पैराग्राफ है ये पैसेज में भी आया हुआ है आपका 5 मार्कर, तो इसको आप पैसेज की तरह भी मार्क कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल अलायंसेज जितनी भी आप करते थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, दिस वर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर पावर, कि सुपर पावर की ज़रूरत क्या है, एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, कहाँ पे किसको कितने तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। तो एज नोटेड यूरोप जो है सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना है यहाँ पे। In some cases, the superpower used their military power to bring countries into their respective alliances. Soviet intervention in Eastern Europe provides an example. कहते हैं सोवियत यूनियन ने अपना इन्फ्लुएंस किया ईस्टर्न यूरोप में, अपनी आर्मीज वहाँ पे प्रेजेंट कर दी, एंड हाफ ऑफ द यूरोप को अपने इन्फ्लुएंस में ले आए। आप पीछे देख सकते हो, अगर मैप देखोगे तो उसमें देखा होगा हाफ ऑफ द यूरोप उनके साथ था। और अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड किया हुआ था, पहले चल रहा था ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना अलायंस सिस्टम बनाया। नाटो तो था ही, इसके अलावा नाटो के अलावा अमेरिका ने बनाया सियाटो, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो 3 अलायंसेस थे यूएसए के, नाटो, सियाटो, सेंटो, और जो यूएसएसआर के थे उसका सिर्फ एक अलायंस था, वार्सो, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा। सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने रिस्पॉन्ड किया बाय हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, ठीक है। मतलब यही था कि अपने अलायंसेस हमारे बन जाए। अब क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान जो है ऐसा हमें सिचुएशन देखने को मिल गई थी, हमारे 2 अलायंसेस में जो है डिवाइड हो जाता है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मेनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वरीड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम एज दे गेन फॉर्मल इंडिपेंडेंस। तो एक टेंशन यहाँ पे हुई, पीछे का स्विच ऑन करना है, लाइट नहीं आ रही है कैमरे पे ना, ओके। तो अब इन्होंने क्या बोला कि सबको ये पता तो चल गया था ऑलरेडी, 2 कैंप्स में हम लोग डिवाइड हो गए थे कि भाई नाटो है एंड वार्सो है, ये सब चली जा रहा था। अब क्या हो रहा है, जितनी भी न्यूली डीकॉलोनाइज कंट्रीज थी, मतलब जैसे इंडिया भी थी क्योंकि 47 में इंडिया को आज़ादी मिली थी, यानी जितनी भी डीकॉलोनाइज का मतलब फ्रीडम मिल रही थी ब्रिटेन एंड फ्रांस पावर से, या जो डच वच रिजीम था जहाँ जो चीज़ें थी, तो इन लोगों को ये डर बैठ गया यार अभी तो हमें आज़ादी मिली है, अब आज़ादी मिली है हमें, तो अभी जो है ये नाटो और वार्सो को चक्कर पड़ गया और हमें इनके साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रेशर बना रहे थे कि भैया जो है हमारे साथ हो जाओ। तो लेटर ऑन देखा गया क्रैक्स एंड स्प्लिट विद इन द अलायंस विल क्विक टू अपीयर, तो लोग जो है अलग होना शुरू हो गए, क्रैक्स आना शुरू हो गए। कम्युनिस्ट चाइना यूएसएसआर से लड़ ली 1950s में, 1969 में, और एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी हो गया। चाइना का काम ही यही करती रहती है, देखो उस टाइम से लड़े जा रही है, आज तक लड़ रही है बेचारी।
एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और ज़्यादा देखने को मिली जो नाटो और वॉर्सो को रिस्पॉन्ड करने के लिए बनी गई थी, वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्षता बोला जाता है इसको हिंदी में, गुट निरपेक्षता। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। तो नॉन अलाइंड कंट्री ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, भाई साहब आप इनके साथ ना होइए, नाटो के साथ आप जो है यहाँ पे ना आइए, वॉर्सो के साथ आप हमारे पास आइए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये इन्होंने नाम के इसमें बना था। एंड यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाइज एट ऑल। अब देखो, शुरुआत में इन्होंने बोला स्मॉलर स्टेट्स ने, पेज नंबर 5 पे जब हम पढ़ रहे थे, स्मॉलर स्टेट सुपर पावर के साथ अपने आप को अटैच करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको पैसा मिल रहा था, एड मिल रहा था, ठीक है, और मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल रही थी। अब यहाँ पे बात आती है सुपर पावर को जो है एलाइज और स्मॉलर स्टेट्स की ज़रूरत क्यों थी। ठीक है, अब कहते हैं इनफैक्ट लोगों ने बोला जब आप सुपर पावर हो और आपके पास सब चीज़ें हैं तो आपको अलायंस की ज़रूरत क्यों है, जब आपको स्मॉलर स्टेट्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन सबको कंबाइंड भी कर दोगे तो भी आप सबसे बड़े हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुपर पावर हो। तो कहते हैं येट द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर इन गेनिंग एक्सेस टू, ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि इसमें इन्होंने बोला आपके वाइटल रिसोर्सेज हैं, ऑयल्स एंड मिनरल्स हैं, यहाँ से मिल जाते थे, टेरिटरी मिल जाती थी जहाँ से आप वेपन्स एंड ट्रूप्स लॉन्च कर पाते थे, लोकेशन मिल जाती थी जहाँ से आप एक दूसरे के ऊपर स्पाई कर सकते थे, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था जहाँ से आप जो है अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस वगैरह पे कर पाते थे, इसलिए इनकी ज़रूरत यहाँ पे रहती थी। एंड अल्टीमेटली ये ना हो चाहे हो, सबसे बड़ा रीज़न जो इनके पीछे काम कर रहा था वो था आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी क्या थी? यूएसएसआर एंड यूएसए की आइडियोलॉजी थी। यूएसए बोल रहा था भाई साहब हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करें, हम बढ़िया आदमी हैं। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर बोल रहा था हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करिए, हम बढ़िया आदमी हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हम लोग सोशलिज्म और कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करें। इन चक्कर में लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे और कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, ये जो है हमारी पूरी कहानी थी, द एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ओके, दिल्ली से इतना समझ आया भाई कहानी, ये सारी कहानी है। आप कहानी की तरह करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। आपको कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए, वरना आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। कोई सुन लो, कोई तो पूछ लो हमसे एक डाउट, हम समझेंगे आप हो सारे इंटेलिजेंट। हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं आएंगे। क्या नहीं आज करेगा। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक करेंगे हम, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही कट शॉर्ट टॉपिक है ये वाला। तो अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसके बारे में भी चैतन्य ने भी मुझे बोला और मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है हमारा, वो भी अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर था। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा, वो भी एक तरीके का एक क्राइसिस था जो कि कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था, बट इट डिड नॉट कन्वर्ट इनटू हॉट वॉर। तो कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स। तो अब ये देखते हो कि आप शूटिंग वॉर्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली, बट इंपॉर्टेंट क्राइसिस एंड वॉर्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। तो ये नहीं हुआ।